नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर जयशंकर से सवाल पूछे हैं। विदेश मंत्री से राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछे गए। भारत से पाकिस्तान की बराबरी क्यों, कहा राहुल गांधी ने। भारत को किसी देश का साथ क्यों नहीं मिला। मध्यस्थता के लिए ट्रंप को किसने कहा, यह भी एक सवाल पूछा गया। भारत की विदेश नीति पूरी तरह ध्वस्त है, राहुल गांधी ने कहा है। तो एक बार फिर राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। राहुल गांधी के सवाल पूछने पर यह सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं या उन्हें निशाने पाकिस्तान हासिल है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। कहा है कि पूरी तरह से ध्वस्त है विदेश नीति। इसके अलावा यह भी सवाल पूछा है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मध्यस्थता करने के लिए ट्रंप को किसने कहा। सरकार रुख साफ करे, यह सवाल राहुल गांधी द्वारा पूछा गया। उधर बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं। ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं। आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले हारून का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने जो अहम जानकारियां जुटाई हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीलमपुर से यूपी एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। हारून उस शख्स का नाम है और सीलमपुर में वो इसी मकान में रहता है। आप देख सकते हैं कि ये K322 जो मकान है इसमें हारून रहा करता था। पड़ोसियों की माने तो वो एक स्क्रैप का डीलर था, स्क्रैप का काम किया करता था, लेकिन जो जानकारी एटीएस ने दी है उसके अनुसार उसके पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। वो पाकिस्तानी उच्चायोग में कुछ अधिकारियों के संपर्क में था, जिसमें कि एक का नाम मुजम्मिल हुसैन है, और उसके संपर्क में रहते हुए वीजा दिलाने के नाम पर पैसों की वसूली करना, उन्हें अलग अलग खातों में डलवाना और पाकिस्तानी अधिकारी के इशारों पर उसे दूसरे लोगों को कैश में देने का काम वो करता था। और कई अहम जानकारियां भी उसने पाकिस्तानी अधिकारी से साझा की। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल सीलमपुर में उसके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। मोहम्मद हारून के परिजनों ने उसकी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि हारून सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने पाकिस्तान जाता था और उसका किसी तरह की देश विरोधी गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। इसका कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान जाता था, उसने जो है वहाँ पे दूसरी शादी कर रखी थी, फिलहाल ही हुई थी 2 साल 3 साल, जो ये कंफर्म नहीं है मुझे, है ना। तो इसी वजह से वो अपनी वाइफ से मिलने वहाँ जाता था। ये नहीं कह रहे नहीं जाता, वो जाता था, लेकिन इसी वजह से जाता था वो। अब वो जो है मुझे मिल जो भी नाम हमने पहली बार ही सुना उनका नाम, अब उनके पास जाते होंगे तो उनके कोई रिलेशन से हुई बात, फोन बात हो गई एक दफा। वहीं हारून की मां का ये भी कहना है कि हारून की शादी पाकिस्तान में जरूर हुई है, लेकिन वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। पुलिस उसे जबरन उठाकर ले गई। मैं जाता था, साल में यही वीजा देता था जो बता रही आप। हमें तो ये पता ना, वीजा तो वहाँ कोई भी जाके लाओगे तो लेगा, मिल जाएगा। अब उससे उसकी ऐसी जान पहचान हो गई जो आज करीने पर खड़ा हो गया। इस बीच यूपी एटीएस की जांच अभी जारी है।
हारून पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी के कहने पर बैंक खाते भी उपलब्ध कराए और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। एजेंसियों के अनुसार वो वीजा दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। वहीं आरोपी हारून की मां ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और अपने बेटे को बेगुनाह बताया। आपके लड़के की कोई गलती आपको लगी कभी कि कोई गलत रास्ते पर गर्मी लगती तो मैं तो सब कुछ आग लगा देती। इसकी जान के पीछे तो मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। प्रॉपर्टी बता दो, कितनी प्रॉपर्टी बता दी, कितनी प्रॉपर्टी है हमारी है। यही मकान उसका है, वो बीवी के नाम है। हारून ने पाकिस्तान में शादी कब? हाँ, पाकिस्तान में शादी कब हुई हारून? कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए होंगे। अच्छा, मैं सब क्या कहूँ। और मैं ये देखो इतने दुखी कर रहे हैं, मैं परेशान कर रहे हैं, ना बैठने ना खाना ना पीना। हमारा परसों से हमारी रोटी तक की हंडिया नहीं पकी है। हमारा बच्चा ऐसा होता है, बर्दाश्त हो रही थी कि हाँ वो तो ऐसे करता है, पर हमें बर्दाश्त ही नहीं। हमारे बच्चे ऐसे हैं ही नहीं। तो यहाँ बच्चे कितने हैं हारून के? हाँ, 3 बच्चे हैं। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में एक भी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं। उसके पहले के नहीं 3 बच्चे, उसके दूसरे मियाँ से छोड़ दिए उसे। अब वहाँ पे उसके माँ बाप रहने कोई रखे, उसे किसी ने शिक्षा राहत दे दी कि ऐसा इसको भी थोड़ा बहुत कर देख लीजिए तो, और ये बेसहारा हो गई वो। सर, यूपी एटीएस ने वाराणसी से भी एक गिरफ्तारी की है। यहाँ तुफैल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, जिससे कई अहम जानकारियां मिली। रिपोर्ट देखिए। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तुफैल नफीसा नाम की एक पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रैप में फंसकर देश के संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें साझा कर रहा था। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में तैनात है। शुरुआत में नफीसा और तुफैल फेसबुक से जुड़े थे। तुफैल व्हाट्सएप पर करीब 600 पाकिस्तानी नागरिकों से भी जुड़ा हुआ था। तुफैल ने राजघाट, नमोघाट, ज्ञानवापी, रेलवे स्टेशन, लाल किला की फोटो पाकिस्तानी लोगों को भेजी थी। इसके अलावा तुफैल तहरीके लबैक पाकिस्तान से संबंधित सामग्री भी लोगों के बीच प्रचारित करता था, जो एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में पहचाना जाता है। जांच में ये भी सामने आया है कि वाराणसी का रहने वाला तुफैल गजवाए हिंद, शरीयत कानून की स्थापना और बाबरी मस्जिद का बदला लेने जैसे उग्रपंथी विचारों को प्रसारित कर रहा था। वहीं तुफैल के परिजनों का कहना है कि वो काफी धार्मिक था और अक्सर धार्मिक मेलों में जाता रहता था। परिजनों का ये भी कहना है कि वो मौलवियों और मौलानाओं के संपर्क में काफी रहता था। और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को 2 साल के लिए मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसका सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया है। 22 मई को कर्नाटक सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी गई कि तमन्ना भाटिया को 2 साल के लिए मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑनलाइन पब्लिश नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तमन्ना 2 साल तक सोप की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी और इसके लिए उन्हें 6.20 करोड़ रुपए की रकम भुगतान की जाएगी। हालांकि अब कर्नाटक सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर के लिए किसी कन्नड़ एक्टर या एक्ट्रेस को क्यों नहीं लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने सरकार के फैसले को लेकर आपत्ति जताई। लोगों का ये भी कहना है कि ये लोकल टैलेंट की अनदेखी है और इससे कर्नाटक गौरव को ठेस पहुंची है। बता दें कि मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने 1900 के दशक की शुरुआत में बेंगलुरु में एक सरकारी साबुन कारखाना स्थापित किया था। मैसूर सैंडल सोप को 1916 से बनाया जा रहा है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड इस साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये साबुन कर्नाटक में सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जानकारी है कि दिल्ली में कोरोना के 23 एक्टिव केस मिल गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस मामले में अहम मीटिंग की है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की तैयारी की गई है। मरीजों के बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी। कोरोना रिटर्न से जुड़ी हुई ये इस वक्त बड़ी खबर। जीत भाटी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या तैयारी नजर आ रही है इसके संबंध में? बिल्कुल, देखिए, जैसे ये मामला सामने आया कि अलग अलग प्राइवेट लैब है जहां पर लोगों ने इन्फ्लुएंजा होने पर अपना टेस्ट कराया और माना गया कि उनके अंदर जो एक्टिव है कोरोना को लेकर के, तो दिल्ली सरकार हरकत में आई है। तमाम जितने बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की है और 8 डॉक्टर्स की सीनियर टीम बनाई गई है ताकि लोगों में पैनिक ना फैले और इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। हमने देखा था दूसरी लहर थी तो ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस पर भी दिल्ली सरकार की तैयारी है कि कहीं पर भी दवाई, ऑक्सीजन जैसे जो भी लाइफ सपोर्टिंग चीजें हैं उनकी
कि कोई कमी ना हो, उसको लेकर अस्पतालों को निर्देश दे दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में फिलहाल अगर बात करें तो 23 एक्टिव मामले जो हैं वो निकल कर सामने। अब दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि न सिर्फ सरकारी बल्कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे भी आंकड़े जुटाए जाए कि क्या वहां पर भी इस तरह कोई मरीज है तो उनको भी सही से उपचार दिया जाए। जी जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में क्या है खास, आप भी देखिए। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए आंध्र प्रदेश की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निर्देशालय ने लोगों को सावधानी बरतने की सख्त अपील की है। उनके मुताबिक प्रार्थना सभा और सामाजिक समारोह जैसे सभी सामूहिक कार्यों पर रोक हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाए। नियमित रूप से हाथ धोएं, खांसते और छींकते समय मुंह ढकें और अपने चेहरे को छूने से बचें। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थान पर या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मास्क का इस्तेमाल हो। कोविड प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने वालों के लिए जाँच अनिवार्य की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए कोरोना वेरिएंट के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। बुखार या ठंड लगना, खांसी, बहती नाक, थकान, गले में खराश, स्वाद या गंध का ना होना, सिर दर्द, मांसपेशियों या शरीर में दर्द, मतली, उल्टी या दस्त आए तो पुष्टि और उपचार के लिए तुरंत अस्पताल जाएं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सप्रे शाला जिला बैडमिंटन कोर्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां आज सुबह एक खिलाड़ी की अचानक मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बैडमिंटन कोर्ट के बाहर दो खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तभी अचानक ये शख्स नीचे की तरफ लुढ़क जाता है। शख्स के नीचे गिरते ही दूसरा खिलाड़ी उसे उठाने की कोशिश करता है। शरीर में कोई हलचल नहीं होने पर वो दूसरे लोगों को बुलाता है। इन लोगों ने शख्स को सीपीआर देने की भी कोशिश की। मृतक की पहचान 35 साल के हिमांशु श्रीवास्तव के रूप में हुई है। युवक की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार हिमांशु श्रीवास्तव हाल में ही रायपुर शिफ्ट हुआ था और अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। आज सुबह वो पहली बार सप्रे बैडमिंटन एकेडमी में डेमो क्लास के लिए पहुंचा था। उसने वहां मौजूद खिलाड़ियों से खेलने की इच्छा जताई। करीब 8:30 बजे कुछ देर खेलने के बाद वो थककर कोर्ट के बाहर बैठ गया और थोड़ी ही देर में अचानक जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और दिल्ली के बुराड़ी में एक 16 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या। ऐसी हैवानियत की कोई भी काब जाए। ये सन्न कर देने वाला वीडियो दिल्ली के बुराड़ी का है। वीडियो में एक बदमाश चाकू से ताबड़तोड़ इस लड़के पर वार कर रहा है। वो भागने की कोशिश करता है, मदद मांगता है, चीखता है, लेकिन आसपास मौजूद लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस बीच आरोपी बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता रहता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश चाकुओं से हमला कर रहा है। आसपास लोगों की भारी भीड़ है। कई लोग वहां पर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने बीच बचाव की जहमत नहीं उठाई। जानकारी के मुताबिक जिस लड़के पर बदमाश चाकू से हमला करता है उसकी उम्र महज 16 साल है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सुल्तानपुर में एक शादी समारोह के दौरान हवाई फायरिंग का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल हर्ष फायरिंग के आरोप में एक समाजवादी पार्टी के नेता आ गए हैं और किस तरह से पूरा मामला सामने आया, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल होने के बाद यूपी की सियासत गर्म है। सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता विपक्षी दल के नेता पर कानून से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। और लगाए भी क्यों ना, ये मामला यूपी के सुल्तानपुर का है, जहां शादी समारोह में हवाई फायरिंग करने का आरोप समाजवादी किसान मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार यादव पर लगे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नेताजी गाने की धुन पर कैसे सभी नियम कायदे भूल गए कि शादी समारोह में यूं फायरिंग करना कानूनन अपराध है। बजेठी गांव का ये मामला तब संज्ञान में आया जब शादी समारोह में मौजूद किसी शख्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। हालांकि अब ये मामला शिवगढ़ पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद आरोपी प्रेम कुमार यादव पर सख्त कार्रवाई होगी।
लखनऊ में ई रिक्शे पर युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। इस घटना से घबराई युवती ने चलते रिक्शे से छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि छेड़छाड़ से तंग आकर कैसे युवती ने बीच सड़क पर छलांग लगा दी। गनीमत रही कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो लड़की की जान भी जा सकती थी। लड़की के कूदने पर कावत ड्राइवर ने ई रिक्शा रोककर अपने साथियों के साथ युवती की पिटाई करते हुए उसे दोबारा से बैठाने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों को आते देख ड्राइवर भाग निकला। राहगीरों की मदद से ही पीड़िता अस्पताल पहुंची। हालत में सुधार होने पर पीड़िता ने गुड़बा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने आरोपी रिक्शा ड्राइवर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर फैजुल्लागंज निवासी ई रिक्शा चालक अनुज गुप्ता, उसके घर के पास रहने वाले साथी सत्यम सिंह, रंजीत चौहान और केशव नगर के रहने वाले अनिल सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सोमवार को निजी काम से बरली गटन चौराहे पर टेढ़ी पुलिया जाने के लिए ई रिक्शे से निकली थी। इसी दौरान ई रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उससे छेड़छाड़ की। और प्रयागराज में एक शख्स की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई। क्या है मामला, आइए देखते हैं। मामूली विवाद में लात, घूंसे और डंडे की बरसात। मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है। 12 सेकंड के इस वीडियो में लोगों की भीड़ नजर आ रही है और एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। भीड़ के बीच वो शख्स खुद को बचाने की कोशिश करता है, पलटवार भी करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और लोग उसकी बेरहमी से पिटाई करते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक बलिया उपरहार गांव में रहने वाले शकील अंसारी को शिवम शुक्ला नाम के शख्स ने गेट बनाने के लिए एडवांस दिया था, लेकिन बाद में वो एडवांस में दिए पैसे को वापस मांगने लगा, जिसके कारण मारपिटाई शुरू हो गई। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मारपीट के वक्त मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार के वैशाली में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। मामूली विवाद में पुलिस वाले ने एक चाय दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। बिहार के वैशाली जिले में पुलिस की बर्बरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डायल 112 के एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चाय दुकानदार को डंडे से बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पुलिसकर्मी चाय दुकानदार को डंडे से पीट रहा है और दुकानदार दर्द से चीख रहा है। घटना का पूरा फुटेज सदर अस्पताल के गेट के निकट एक दवा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात डायल 112 का पुलिसकर्मी सदर अस्पताल गेट के निकट सोनू कुमार की चाय की दुकान पर कुछ सामान लेने पहुंचा था। सामान लेने के बाद पुलिसकर्मी और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बात पर तैश में आकर पुलिसकर्मी ने चाय दुकानदार सोनू को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित दुकानदार सोनू का आरोप है कि मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी ने उसके पैकेट से 5,000 रुपए छीन लिए और धमकी दी कि वो कल वहां दुकान न लगाए। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में लीज शर्तों के उल्लंघन और अवैध निर्माण पर बनाई गई इमारतों को आज गिराया गया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए थोड़ी देर के लिए महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर निगम और विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची। हालांकि लोग प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने के लिए भी भारी संख्या में जमा थे। लोग सड़कों पर बैठ गए। प्रशासन ने इन्हें समझाने के लिए इलाके के शहर काजी और मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की। बहरहाल हम अपने घरों को जाए और दो मकान की किसी तीसरे मकान पे हाथ नहीं डालेंगे। विरोध शांत करवाने के बाद प्रशासन ने जेसीबी से लीज शर्तों का उल्लंघन करने वाली इमारतों और अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। हालांकि अवैध निर्माण गिराए जाने से पहले कई परिवार घरों को खाली कर अपना सामान ले जाते दिखे। कार्रवाई के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी, एसडीएम एलन गर्ग और एडिशनल एसपी नितेश भार्गव भी मौके पर मौजूद थे। लगभग 1.5 साल पहले इस 28 लीज को निरस्त किया गया था। सेक्शन 248 जो MPLRC का होता है, चूँकि वो लीज निरस्त हो गई है तो फिर ये अतिक्रमण हो जाता है। कर्नाटक में साल 2024 में हुए हंगल गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 7 आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद आरोपियों ने विजय जुलूस निकाला है।
हंगल गैंगरेप मामले में गैंगरेप के आरोपियों ने रिहाई के बाद अक्कीआलूर में बाइक और कारों के साथ विजय जुलूस निकाला। इस मामले में 7 मुख्य आरोपियों को हावेरी सेक्शन कोर्ट ने जमानत दे दी, क्योंकि पीड़ित आरोपियों की सुनिश्चित पहचान नहीं कर पाई। जिन आरोपियों को जमानत मिली उनके नाम है आफ्ताब चंदनकट्टी, मदार साहब मंडक्की, समीरुल्लाह लालनवर, मोहम्मद सादिक अक्सीमड़ी, शोएब मुल्ला, तौसीफ और रियाज साबी केरी। आरोपियों की ओर से विजय जुलूस निकालने की घटना से पूरे हावेरी जिले में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर विजय जुलूस का वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनकी रिहाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गैंगरेप का यह मामला जनवरी 2024 का है, जब एक युवती ने 7 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोपी एक लॉज में जबरन घुसे थे और पीड़िता पर एक गैर मजहब के युवक के साथ रिश्ता रखने पर सवाल खड़ा किया था। पुलिस ने मोरल पुलिसिंग का केस कर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कहा था कि इन 7 आरोपियों ने मिलकर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी होटल से उसे जबरन ले गए और पास के जंगलनुमा इलाके में युवती के साथ गैंगरेप किया। और एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में तकनीकी खराबी के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली जा रही थी। खबर है कि जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर था तो उसके पायलट को तकनीकी खामी का पता चला। तुरंत ही पायलट ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। जानकारी के मुताबिक तब विमान दिल्ली से दूर था, लिहाजा पायलट ने जयपुर एटीसी को इसकी जानकारी दी। खबर है कि हालात की गंभीरता को देखते हुए जयपुर एटीसी ने तुरंत विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने की परमिशन दी। फौरन ही एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम एक्टिव कर दी गई। फायर ब्रिगेड और दूसरे तकनीकी एक्सपर्ट्स को काम पर लगाया गया। काफी सतर्कता के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट को रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान प्लेन में बैठे यात्री भी सहम गए। जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सकुशल उतारा गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से लिहाजा कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक सभी यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजने की व्यवस्था की गई है। इससे पहले एयर इंडिया की दिल्ली पटना फ्लाइट में एसी खराब होने का मामला भी सामने आया था। यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और कोटा में लगातार हो रही छात्रों की खुदकुशी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। कोटा में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना है। देश की कोचिंग राजधानी कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया, इस साल अब तक शहर में आत्महत्या के 14 मामले सामने आए हैं। आप एक राज्य सरकार के तौर पर क्या कर रहे हैं? ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया? राजस्थान सरकार का जवाब, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ कर रही है सुनवाई। बेंच ने शीर्ष अदालत के 24 मार्च के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की बार बार आत्महत्या के मामले सामने आने पर ध्यान दिया था और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया था। कोर्ट ने ऐसे मामलों में फौरन एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोटा मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी को 14 जुलाई को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। और कंगाल पाकिस्तान की जेब भरने वाले वर्ल्ड बैंक को भारत ने दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। इसी को लेकर भारत ने वर्ल्ड बैंक से कहा है कि जल संधि में आपकी कोई भूमिका या लेना देना नहीं है। हम आतंक के खिलाफ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। दरअसल पाकिस्तान और भारत के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव चरम पर है। भारत लगातार पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के बीकानेर में कहा था कि हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। इसी के चलते अब भारत ने पाकिस्तान की जेब भरने वाले वर्ल्ड बैंक को करारा जवाब दिया है। दरअसल सिंधु, झेलम और चिनाब के जल बंटवारे के लिए साल 1960 में दोनों देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराई गई थी और इसमें उसने भी हस्ताक्षर किए थे। सिंधु जल संधि के निलंबित होने के बाद ये खबरें आई थी कि वर्ल्ड बैंक शायद इसमें हस्तक्षेप करेगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि इसमें वर्ल्ड बैंक की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही भारत ने आईएमएफ को भी करारा जवाब दिया है। भारत ने आईएमएफ से कहा है कि आपकी फंडिंग से पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। साथ ही भारत ने कहा, आतंक का समर्थन देना गलत है, फंडिंग का समय अनुचित है। पहलगाम हमले के 1 महीने के बाद एलओसी के करीब बीएसएफ की टीम लगातार निगरानी कर रही है। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। कुपवाड़ा सेक्टर से देखिए TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
इस समय हम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के एलसी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सटीक तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से कि किस तरह हमारे देश के जवान इन इलाकों को सुरक्षित रख रहे हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर दुश्मन की पोस्ट है, यानी जो आसपास की पहाड़ियां हैं वहां से लगातार हम दुश्मन की नजर में हैं और यहाँ हमारे देश के जवान दुश्मन की नजर में नजर मिलाकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं और अपने भारत की इन सरहदों को सुरक्षित रख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड एरिया का लोकेशन है जहां फेंस पर जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। घना जंगल है, ये घने जंगल के बीच का ये फॉरवर्ड लोकेशन है और आप लगातार देख सकते हैं इन इलाकों में जवान जो है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट है लॉन्च पैड्स पर जैश लश्कर जैसे आतंकी संगठन लगातार घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहा है। खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से जैश और लश्कर अपना जो फुटहोल्ड है वो कश्मीर घाटी में बनाना चाहते हैं। उधर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस और समाजवादी नेताओं के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आशू मलिक के पोस्ट से भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसपी पर बड़ा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। हम अपनी पार्टी को, संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने पे लगे हुए हैं कि हमें किसी सहारे की जरूरत ना हो, तो ये कोई बुरी बात है? भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर करके पूरी तरीके से अपने संगठन को मजबूती का काम कर रहे हैं। संगठन सर्जन का काम पूरे देश के अंदर चल रहा है। इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो अपने बूथे चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इमरान मसूद का ये पलटवार एसपी विधायक आशू मलिक के उस ट्वीट के बाद आया जिसमें उन्होंने इमरान मसूद की वफादारी पर सवाल उठाए थे। इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। 80-17 तो जो फार्मूला 2024 में था वो नहीं होगा। ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे लोग हैं जो पार्टी के अंदर जी जान से जुटे हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके भी कुछ उम्मीदें हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम उनकी सब उम्मीदों को मारने का काम कर दें। और भारत में एशियाई शेरों का कुनबा बढ़ रहा है। हर 5 साल पर होने वाली शेरों की गणना में 200 से ज्यादा की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। ये रिपोर्ट देखिए। कभी मिडिल ईस्ट से भारत तक चहलकदमी करने वाले एशियाई शेर आज समय के साथ गुजरात तक सिमट गए। बेइंतहा शिकार और जंगलों में अतिक्रमण के चलते 1913 तक एशियाई शेरों के धरती से विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया था। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या में बीते 5 वर्षों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई 2024 में कराए गए ताजा शेरों की गणना के अनुसार अब गुजरात में शेरों की संख्या 891 हो गई है। 2020 में शेरों की संख्या 674 थी, यानी 5 सालों में शेरों की संख्या में 217 का इजाफा हुआ है। 1995 में एशियाई शेरों की संख्या 304 थी। 1913 में एशियाई शेरों की संख्या मात्र 20 तक सिमट गई थी। 2024 में 16वीं एशियाई शेर गणना की गई। 10 से 30 मई के बीच की गई शेरों की गणना का क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किलोमीटर था। इसमें 11 जिलों के 58 तालुका कवर किए गए थे। इसमें करीब 3,000 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। दुनिया में केवल गुजरात के गिर क्षेत्र में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। इसकी एक झलक पाने के लिए हर साल करीब 5.5 लाख सैलानी गुजरात के गिर नेशनल पार्क आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और ट्रंप के टैरिफ वॉर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जारी रहेगी और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत मौजूदा परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। कई फ्रंट पर जारी युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति और पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद भारत का आर्थिक लचीलापन किसी भी झटके को बर्दाश्त कर सकने में सक्षम है। रेटिंग एजेंसी मूडीज की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मजबूत घरेलू बाजार, आयात पर कम निर्भरता और आंतरिक ग्रोथ उसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय झटके को झेलने में सक्षम बनाता है। मूडीज के मुताबिक अमेरिका में भारतीय गुड्स की बढ़ती मांग से उसे फायदा हो सकता है। जीडीपी में निर्यात का कम योगदान भारत को ट्रंप के टैरिफ झटके से बचाने में सहयोग करेगा। मूडीज का कहना है कि भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी, जो अर्थव्यवस्था को संभालने रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर मूडीज का कहना है कि इससे भारत पर खास असर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ते न के बराबर हैं। भारत के कृषि और औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष वाले इलाके से काफी दूर हैं। मूडीज के मुताबिक भारत बहुत सी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले मौजूदा हलचल से निपटने में ज्यादा सक्षम है। ट्रंप ने अब एप्पल चीफ टिम कुक को धमकी दी है। अगर भारत में आईफोन बनेगा तो टैरिफ लगाएंगे। कहा अमेरिका में बिकने वाला आईफोन अमेरिका में ही बनना चाहिए। अगर आईफोन कहीं और बनता है तो 25% टैरिफ देना पड़ेगा अमेरिका में उस आईफोन को बेचने के लिए।
अमेरिका में अगर आईफोन कहीं और बनाकर बेचा जाएगा तो फिर उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 25% का टैरिफ लगाएंगे, यानी एप्पल कंपनी को फिर 25% का आईफोन पर टैरिफ देना होगा। टिम कुक को ये नई धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये हम ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि I have long ago informed Tim Cook of Apple that I respect their iPhones. That I will be, he said that in the United States of America will be manufactured and built in the United States. जो अमेरिका में बिकने हैं उन्हें अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है. And not India or any place else. If that is not the case, a tariff of at least 25% must be paid by Apple to the US. Thank you for your attention to this matter. यानी साफ कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर भारत या किसी और देश में आईफोन बनाएंगे तो उस पर 25% का टैरिफ देना होगा.